रसायन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, यानी कि विद्युत रसायन क्या होता है, ये इस चैप्टर के नाम में ही छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए आप। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युत रसायन, इससे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रो है, इसका तात्पर्य यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रो का तात्पर्य यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और इसके अलावा यहाँ पर जो केमिस्ट्री शब्द है, इसका तात्पर्य यहाँ पर केमिकल एनर्जी से है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इसका मतलब होता है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, और केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। याद रखिएगा, यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो का तात्पर्य इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का तात्पर्य केमिकल एनर्जी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा, इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। याद रखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। यानी कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो रसायन ऊर्जा में होगा और रसायन ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होगा। तो वही इसमें बताया गया है। ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द आया है विद्युत अपघट्य, यानी कि विद्युत अपघट्य क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। तो विद्युत अपघट्य के लिए आप बता सकते हैं कि ऐसे लवण या यौगिक जिनको हम जल में मिलाते हैं या फिर जल में घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाते हैं। याद रखिएगा कि वे लवण या यौगिक जिनको जल में मिलाने पर वे आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए NaCl है, तो NaCl को जब हम लोग जल में मिला देते हैं तो जल में मिलाने पर ये Na+ और Cl- दो आयनों में जो है टूट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये है ये विद्युत अपघट्य है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत अपघट्य जो है वो गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। याद रखिएगा, जो विद्युत अपघट्य होते हैं वे गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों, यानी कि जो विलयन में उपस्थित आयन होते हैं के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या फिर आयनिक चालकत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत अपघट्य जो है वो गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं और विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या फिर आयनिक चालकत्व कहते हैं। इसके बाद है विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं। जो अभी आपको विद्युत अपघटनी चालकता बताई गई है, इससे संबंधित जो कुछ मूल अवधारणाएं हैं, तो ध्यान दीजिए। पहला है इसमें विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत चालकता क्या होती है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि अगर आपको वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है ये पता होगा तो आपको वैद्युत चालकता के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वैद्युत प्रतिरोध, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट। याद रखिएगा, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली जो रुकावट होती है उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि ये वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और इस वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम, और इससे हम लोग इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये वैद्युत प्रतिरोध हो गया। तो अब आपको पढ़ना है वैद्युत चालकता।
तो याद रखिएगा वैद्युत चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो है हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। याद रखिएगा वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता, तो वैद्युत चालकता को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं C से। तो सूत्र होता है इसका C बराबर 1/R। तो R यहाँ पर प्रतिरोध है, तो ये 1/R लिखा है, इसीलिए इसमें बोलते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर मात्रक ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 और बटे में प्रतिरोध का मात्रक यानी कि ओम, तो इसे जब हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं और विद्युत चालकता को प्रदर्शित किया जाता है C से। तो इसका सूत्र हो जाएगा C बराबर 1/R, क्योंकि R यहाँ पर जो है वो वैद्युत प्रतिरोध होता है और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विद्युत चालकता। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम लोग विद्युत चालकता का मात्रक लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मात्रक बराबर, अब ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर दिया गया है 1/R। तो R यहाँ पर जो होता है वो वैद्युत प्रतिरोध होता है और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ओम। अब इसके बाद यहाँ पर जब इसे हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा यानी कि ओम इनवर्स, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आप इसे सिंबल के रूप में लिखते हैं तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स इतना, या फिर इसके अलावा भी इसका एक मात्रक होता है। याद रखिएगा यहाँ पर ओम इनवर्स के अलावा इसका मात्रक होता है महो, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो ये भी जो मात्रक होता है ये विद्युत चालकता का होता है। तो आप चाहे इसे महो लिख दीजिए या फिर ओम इनवर्स लिख सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है विशिष्ट चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और इसके अलावा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। तो जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान यहाँ से हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है रो L/A। तो यहाँ पर जो नियतांक लगा है रो, इसे ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखिएगा अगर यहाँ से हम लोग रो का मान ज्ञात करें तो ये इधर गुणे में आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा RA और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा L। तो यहाँ पर ये रो बराबर आ जाएगा RA/L। तो रो जो है यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को जो है हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। याद रखिएगा इससे हम लोग लिखते हैं कप्पा। याद रखिएगा ये कटप्पा नहीं है, यहाँ पर कप्पा है, इससे हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कप्पा बराबर 1/रो। रो अभी आपको बताया गया, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता और रो का अभी आपको सूत्र यहाँ पर बताया गया है यानी कि रो बराबर होता है RA/L। तो ये सूत्र होता है। तो रो की जगह पे यही मान यहाँ पर रखा गया है। तो जब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, तो वही हो गया है RA और यहाँ पर ये ऊपर आ गया L। और विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है उसे हम लोग लिखते हैं ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यहाँ पर जो होता है वो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। या फिर इसके अलावा भी एक मात्रक होता है जिसे हम लोग लिखते हैं साइमन, ये सेंटीमीटर इनवर्स, इस प्रकार से। यानी कि ओम इनवर्स का मतलब यहाँ पर हो गया साइमन और इसके अलावा ये सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये भी इसका मात्रक होता है। इसके बाद अगला है मोलर चालकता, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा m से। तो यहाँ पर मोलर चालकता क्या होती है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। याद रखिएगा किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता।
और इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से। तो अभी आपको एक पढ़ाया गया था विशिष्ट चालकता, जिसे हमने बताया था इसे प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। इसके अलावा मोलर चालकता, जिसे हम लोग लिखते हैं लैम्डा एम से। तो अगर इन दोनों में यहाँ पर संबंध ज्ञात किया जाए तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग, लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 और बट्टे में होता है सी। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर कप्पा गुणे 1000 और बट्टे एम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सी या फिर इसके अलावा एम प्रयोग किया गया है, ये विलयन की मोलर सांद्रता होती है। याद रखिएगा, विलयन की मोलर सांद्रता सी से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसे आप एम से लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कप्पा और लैम्डा एम में संबंध, यानी कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में संबंध हो जाएगा। इसके बाद अगला है तुल्यांकी चालकत्व। तो ध्यान दीजिए, तुल्यांकी चालकत्व यानी कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है। इसमें दिया गया कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। याद रखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य के बारे में भी आपको बताया गया था कि ऐसे लवण या यौगिक जिनको जल में मिलाने पर वे आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो वही यहाँ पे दिया गया कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर तुल्यांकी चालकत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा EQ से। तो अगर हम लोग लैम्डा EQ और इसके अलावा अभी जो आपको बताया गया था विशिष्ट चालकता, इन दोनों में यहाँ पर संबंध ज्ञात करें, तो इसके लिए यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है लैम्डा EQ बराबर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कप्पा गुणे 1000 और बट्टे यहाँ पर होता है C। तो ये यहाँ पर तुल्यांकी चालकत्व और इसके अलावा विशिष्ट चालकता में संबंध होगा। तो टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन होता है। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, ऊर्जा परिवर्तन यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर जो है विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल, याद रखिएगा विद्युत अपघटनी सेल, और इसके अलावा दूसरा होता है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं उल्टी सेल। याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल या फिर होता है उल्टी सेल। तो अब आपको याद रखना है यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल में कि विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और इस ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर जो है यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल या फिर इसे बोलते हैं उल्टी सेल। तो अब इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है। जो आपका यहाँ पर पहला दिया गया यानी कि विद्युत अपघटनी सेल, तो इसमें आपको याद रखना है इस सेल में जो है विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। याद रखिएगा विद्युत अपघटनी सेल में जो है विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और इसके अलावा जो दूसरा होता है यानी कि गैल्वेनिक सेल, इसमें रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना है आपको यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल जो है इसके द्वारा यहाँ पर जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है
इसमें बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की सहायता से जो है असतत रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। विद्युत अपघटनीशैल में याद रखिएगा यहाँ पर कि असतत रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो विद्युत धारा की सहायता से संपन्न कराई जाती है। लेकिन जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है इसमें जो है सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। दोनों में विपरीत है। विद्युत अपघटनीशैल में जो है विद्युत धारा की सहायता से असतत जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कराई जाती है। इसके अलावा जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें यहाँ पर सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यही आपको इसमें बताया गया था कि सेल वह युक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर विद्युत रासायनिक सेल जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो ध्यान दीजिए, जिसमें आपको पहला बताया गया विद्युत अपघटनी सेल। तो इसमें दिया गया है कि इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और इसमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से असतत रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसका उदाहरण यहाँ पर लिया गया है लेड अम्ल बैटरी। यहाँ पर ये कंडीशन याद रखना है आपको कि आवेशन के समय, क्योंकि निरावेशन जब हो जाएगा तो वहाँ पर वही जो है गैल्वेनिक सेल हो जाएगा आपका। तो ये याद रखना है और आपको विद्युत अपघटनी सेल में अब याद रखना है कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा दिया गया था आपको गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टी सेल। तो इसमें दिया गया कि इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सतत रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें उदाहरण लिया गया आपका डेनियल सेल, इसके अलावा लेड अम्ल बैटरी, जिसमें बताया गया था आपको निरावेशन। तो अगर आवेशन है तो वहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल और अगर निरावेशन है तो वहाँ पर गैल्वेनिक सेल। अब आपको इन दोनों की कंडीशन यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इससे पहले आप फिगर के द्वारा समझ लीजिए तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये एक पात्र लिया गया है और इस पात्र में यहाँ पर जो है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, इस लवण का यहाँ पर विलयन लिया गया है। याद रखना है आपको, यहाँ पर ये एक पात्र है और इस पात्र में जो है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया है और इस विलयन में जो है यहाँ पर हम लोग जिंक की एक छड़, याद रखना है आपको, यहाँ पर जिंक धातु की जो है इसमें एक छड़ आपको यहाँ पर डुबोना है। तो यहाँ पर ये जो है Zn की एक छड़ हो जाएगी, Zn यानी कि जिंक धातु। तो इसकी छड़ को जो है यहाँ पर जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में आपको यहाँ पर डुबोना है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो धातु है यानी कि Zn, इस धातु को इसी के लवण के विलयन यानी कि जिंक सल्फेट इसी में डुबोया गया है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो उस समय जो धातु की प्लेट होती है इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, जब किसी धातु की छड़ को जो है उसी धातु के लवण यानी कि जो धातु यहाँ पर ली गई, जैसे जिंक लिया गया यानी कि जिंक धातु, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 इसी लवण का आपको यहाँ पर जलीय विलयन लेना है। तो जब किसी धातु की प्लेट को जो है उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो उस समय धातु की जो प्लेट होती है उस प्लेट पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में जो है यहाँ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो धातु की प्लेट है इस पर आवेश उत्पन्न हुआ ऋण, तो यहाँ पर ऋण आवेश हुआ, तो इसका मतलब जो यहाँ पर विलयन होगा इस पर जो आवेश होगा वो उसी परिमाण का लेकिन विपरीत प्रकृति का, यानी कि इस पर कौन सा आवेश होगा, फिर धन आवेश, ये उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार धातु की प्लेट या छड़ होती है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो याद रखिएगा इसमें कि जब भी किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में जो है समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो धातु की छड़ होती है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है, यानी कि यही धातु की छड़ जो है इसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ZnSO4 की जगह पे CuSO4 ले लिया गया, ध्यान दीजिए
इस जगह पर यहाँ पर हम लोग लेते हैं इसमें CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो CuSO4 लिया गया यहाँ पर, इस लवण का जलीय विलयन लिया गया। तो अब इसमें यहाँ पर हम लोग कॉपर धातु की छड़ को जो है डुबो देते हैं, यानी कि Cu। तो जब हम लोग यहाँ पर कॉपर धातु की छड़ को इसमें डुबोएंगे तो इस समय इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है फिर धन आवेश होता है। जैसे यहाँ पर Zn था आपका यहाँ पर, तो जो जिंक धातु थी इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है और कॉपर सल्फेट पर यहाँ पर प्लस यानी कि धन आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो विलयन होगा अब इस पर उसी परिमाण का विपरीत आवेश यानी कि ऋण आवेश जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो इस समय जो यहाँ पर ये धातु की छड़ होती है इससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये आपको याद रखना है। इसी में एक टॉपिक और होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो अब इसी में ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जैसे कि अभी आपको इसमें बताया गया कि जब धातु की छड़ को जो है इसी के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो उस समय यहाँ पर जो धातु की प्लेट होती है इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब आवेश उत्पन्न होने पर जो धातु की पत्ती और इसके जो विलयन होता है इसके मध्य एक विभवांतर भी उत्पन्न होता है। ये धातु की पत्ती और जो विलयन है इसके मध्य यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इस इलेक्ट्रोड विभव को लिखा जाता है ई से। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर कैपिटल ई से। अब यहाँ पर आप इसकी क्रिया समझ लीजिए, यानी कि जो Zn की छड़ होती है इस पर उपस्थित जो Zn के कुछ परमाणु होते हैं वो Zn2+ आयन बनाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो Zn की छड़ है इस पर उपस्थित जो Zn के कुछ परमाणु होंगे वो Zn2+ आयन यहाँ पर बनाते हैं और Zn2+ आयन जो है ये विलयन में चले जाते हैं। इस क्षण से कहाँ पर चले जाते हैं? विलयन में। तो जब ये विलयन में चले जाते हैं तो उस समय इस क्षण पर जो है इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ से Zn2+ आयन जो थे वो विलयन में चले गए। तो उस समय यहाँ क्षण पर जो है इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो इस धातु की क्षण यानी कि Zn की क्षण पर जो है ऋण आवेश आ जाता है और यहाँ पर Zn2+ आयन जो थे वो घोल पर यहाँ पर आ जाते हैं यानी कि विलयन में, इसलिए यहाँ पर घोल जो होता है उस पर धन आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार Zn की जो क्षण होती है वो उस समय ऋण विभव पर आ जाती है और Zn2+ के घोल पर जो है यहाँ पर धन विद्युत विभव जो है उत्पन्न हो जाता है। तो अब आपको इसमें मुख्य पॉइंट इतना याद रखना है, केवल जब भी किसी धातु की छड़ या फिर प्लेट को जो है उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो उस समय धातु की जो प्लेट होती है उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर जो है समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो धातु की प्लेट होती है उससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और उत्पन्न होने वाला जो आवेश है यहाँ पर, इस आवेश के आधार पर जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पर आपका एनोड और दूसरा होता है इसके अलावा आपका यहाँ पर कैथोड। तो ये यहाँ पर जो एनोड और कैथोड आपको बताया जा रहा है ये आवेश के आधार पर इसको दो प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। तो जिस समय प्लेट धन विभव पर होती है, याद रखिएगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर होती है उस समय वो एनोड होता है और जिस समय यहाँ पर प्लेट ऋण विभव पर यानी कि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उस समय वहाँ पर कैथोड होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये दोनों पॉइंट। तो वही यहाँ पर लिखा गया है इसमें इलेक्ट्रोड के बारे में कि जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार धातु की प्लेट या छड़ जो है इलेक्ट्रोड कहलाती है। और इसके अलावा आपको बताया गया इसमें कि उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः एनोड व कैथोड कहा जाता है। तो एनोड धन टर्मिनल से होता है और कैथोड यहाँ पर ऋण टर्मिनल से होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, इसके बारे में भी आपको भी बताया गया है कि जब धातु की पत्ती यानी कि छड़ को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या फिर ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की पत्ती एवं विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव और इसे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ई से। तो वही आपको इसमें बताया गया था कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में जो है समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस समय यहाँ पर विलयन और धातु की जो प्लेट होती है
इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विलयन के ताप तथा धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इसके अलावा विलयन के ताप पर और धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और इसके अलावा इसमें आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया है कि धातु के किसी लवण में डूबी हुई जो धातु की छड़ होती है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। धातु के किसी लवण में डूबी हुई जो धातु की छड़ होती है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और इस उपकरण को यहाँ पर बोला जाता है अर्ध सेल। याद रखिएगा, इस उपकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ध सेल। इसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि अभी आपको बताया गया इलेक्ट्रोड, इसके बाद बताया गया इलेक्ट्रोड विभव। अब ये उसी से संबंधित है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि यदि अर्धसेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। याद रखिएगा यहाँ पर कि यदि अर्धसेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई, यानी कि इस अभिक्रिया में जो आयन प्रयुक्त हुए हैं उनकी सांद्रता यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? एकांक यानी कि इकाई, तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडल। तो अगर इतनी कंडीशन होगी तो उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, और इसे हम लोग यहाँ पर E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि अर्धसेल अभिक्रिया में जो प्रयुक्त आयन हैं उनकी सांद्रता कितनी होगी? यहाँ पर इकाई, ताप 25 डिग्री सेल्सियस और दाब जो होगा वो 1 वायुमंडल। अगर इतनी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही तो उस समय जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुख्य पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है ई यानी कि इलेक्ट्रोड विभव तथा E0 यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को सदैव अपचयन विभव माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है इनको सदैव जो है अपचयन विभव माना जाता है, जब तक कि यह बताया नहीं गया हो कि यह ऑक्सीकरण विभव है। यानी कि जब तक ये ना बताया जाए कि E और E0 ऑक्सीकरण विभव है तब तक यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को सदैव क्या मानना है? अपचयन विभव। इसके बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडल तथा विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस का दाब कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडल, और विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होगी वो 1 मोल। अगर इतनी कंडीशन है तो उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कहलाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को जो है स्वेच्छा से शून्य माना गया है, यानी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ पर स्वेच्छा से शून्य माना गया है। इसमें टॉपिक है नैनसर्ड समीकरण। तो ये टॉपिक जो है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए, यानी कि नैनसर्ड समीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका प्रूफ बताऊंगा, यानी कि ये समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नैनसर्ड समीकरण कहलाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो नैनसर्ड समीकरण है वो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के मध्य सांद्रण इन दोनों के संबंध को जो है प्रदर्शित करती है, ये आपको याद रखना है। तो वही यहाँ पर दिया गया था कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नैनसर्ड समीकरण कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया आपको E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF और इंटू में दिया गया यहाँ पर log बेस 10 इंटू Q। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, E यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोड विभव। इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो समीकरण लिखा गया है यहाँ पर जब हम लोग सेल के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये सेल विभव या फिर इलेक्ट्रोड विभव बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव है,
ई नॉट जो होता है इसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए कैपिटल आर दिया गया है, आर को बोलते हैं गैस नियतांक। इसके अलावा टी यहाँ पर होता है परमताप। इसके अलावा कैपिटल एफ को बोलते हैं फैराडे नियतांक। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया स्मॉल एन यहाँ पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यू यहाँ पर एक प्रकार का गुणांक यानी कि नियतांक होता है, और इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये भी मैं आपको अभी समीकरण में बताऊंगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग इस समीकरण का यहाँ पर निगमन यानी कि प्रूफ करेंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा आपको ये जो टॉपिक है ये कक्षा 11 में एक चैप्टर था उष्मागतिकी, उससे संबंधित है आपका। तो अगर आपको वो चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपको इस टॉपिक को समझने में कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको एक एक बारीक से बारीक पॉइंट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसमें अब हम लोग इस समीकरण के यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है उष्मागतिकी से, तो उष्मागतिकी से यहाँ पर हम लोग समीकरण लिखेंगे डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू, इतना होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है डेल्टा जी, इसके अलावा है डेल्टा जी नॉट, आर टी और क्यू। तो इसमें आर यहाँ पर जो है वो गैस नियतांक है, टी परमताप है, और क्यू के बारे में आपको बताया गया यहाँ पर ये एक गुणांक है, और इसे कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिया गया डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, याद रखिएगा डेल्टा जी यहाँ पर जो है इसे हम लोग बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो यहाँ पर ये डेल्टा जी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है डेल्टा जी नॉट, तो नॉट का मतलब यहाँ पर इसके शुद्ध मान से यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, याद रखिएगा इसे हम लोग बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये यहाँ पर डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है क्यू, इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हम लोग पहले किसी सेल के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पर N1A प्लस यहाँ पर हो जाएगा N2B। इसके बाद ये यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यहाँ पर उत्क्रमणीय का चिन्ह लगेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा M1C और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं आप M2D। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी गई सेल के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो C और D हैं, तो C और D यहाँ पर उत्पाद हैं, याद रखिएगा C और D जो है वो आगे वाली अभिक्रिया के लिए यहाँ पर उत्पाद हैं, और A और B जो हैं वो अभिकारक हैं, याद रखिएगा A और B अभिकारक हैं, C और D जो है वो उत्पाद हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इनके आगे जो लिखा गया ये N1 और N2 ये यहाँ पर इनके गुणांक दिए गए, यहाँ पर A का गुणांक N1 है और B का गुणांक N2 है। इसी तरह यहाँ पर C का गुणांक M1 और D का गुणांक M2 है। यहाँ पर ये इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो जब इसमें हम लोगों को अगर यहाँ पर Q का मान ज्ञात करना होगा तो अब ध्यान दीजिए इसे किस प्रकार लिखते हैं। Q बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर उत्पाद यानी कि C और इसके बाद दूसरा उत्पाद यहाँ पर दिया गया था D, इस प्रकार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए C का गुणांक था M1 तो यहाँ पर ये इसकी घात में आ जाएगा। इसके अलावा D का गुणांक था M2 तो यहाँ पर ये इसकी घात में आ जाएगा। इसके बाद बटे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए A और B अभिकारक थे, यहाँ पर आपको लिखना है A, इसका गुणांक दिया गया है N1 तो यहाँ पर ये घात में आ जाएगा N1। इसके बाद दूसरा है B, यहाँ पर इसका गुणांक दिया गया N2 तो यहाँ पर घात में आ जाएगा N2। तो यहाँ पर ये Q एक नियतांक था, इसे हम लोग इस प्रकार से समीकरण से ज्ञात करेंगे। ये मैं जब आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसमें आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि Q क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा Q आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है। बाकी आपको बता दिया गया डेल्टा G जो है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल्टा G नॉट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा है, इसके अलावा R गैस नियतांक
और टी जो है यहाँ पर परमताप है। तो ये समीकरण जो है वो कक्षा 11 से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर ये समीकरण जो है याद करना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो डेल्टा जी दिया गया है आपको, इस डेल्टा जी का मान होता है -NFE, इस प्रकार से लिखते हैं। और चाहे तो यहाँ पर आप ई सेल लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको समीकरण में बताया गया था, और यह डायरेक्ट ई लिख दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन जो होता है वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ यहाँ पर फैराडे नियतांक है, और ई यहाँ पर सेल विभव या फिर इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ये इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट का मान होता है -NF और ई नॉट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई नॉट, ई नॉट यहाँ पर मानक सेल विभव हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है। तो अब हम लोग समीकरण 1 में जो है यहाँ पर डेल्टा जी और जी नॉट के मान रखेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि समीकरण 1 से, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के मान रखना है। तो डेल्टा जी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -NFE, इतना होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट का मान आपको यहाँ पर दिया गया -NFE नॉट, ये इतना होगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा RT log बेस E और Q, ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो समीकरण आया है, इससे हम लोग -NF से भाग करेंगे, NF से भाग करने पर, और भाग आपको यहाँ पर दोनों ओर करना है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका भाग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर हम लोग इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -NFE और बट्टे में हो जाएगा -NF, फिर बराबर यहाँ पर दिया गया -NFE नॉट और बट्टे में यहाँ पर भी हो जाएगा -NF, इतना होगा। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा RT log बेस E Q और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा NF, ये इतना आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप यहाँ पर N से N कट जाएगा और F से F कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, N से N कट जाएगा और F से F कट जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, दोनों यहाँ पर माइनस से माइनस और यहाँ भी माइनस से माइनस। तो अब यहाँ पर ये बचेगा E बराबर यहाँ पर हो जाएगा E नॉट, और इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने भाग किया था -NF से, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है -NF। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे RT बटे NF और यहाँ पर ये हो जाएगा log बेस E Q, ये इतना होगा। और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है आपको log बेस E Q, इसकी जगह पर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ये लिखा गया log बेस EQ, इसके बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ln Q। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इनकी जगह पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ln Q। इसके अलावा एक और होता है, यानी कि ध्यान दीजिए log बेस 10Q, तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं log Q। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर E दिया गया तो इसे आप लिख सकते हैं ln Q, और अगर इस प्रकार दिया गया तो इसे लिख सकते हैं log Q। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर log बेस EQ को आपको 10 में चेंज करना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र ये होता है log बेस EX बराबर, इसका जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पर 2.303 log बेस 10X। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर E हटा के हम लोग बेस 10 करते हैं तो वहाँ पर 2.303 से गुणा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए log बेस EX, इसके बराबर यहाँ पर लिखा गया है 2.303 log बेस 10X। तो अब ध्यान दीजिए, इस समीकरण में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया था log बेस EQ, तो अब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, इससे लिखेंगे E बराबर E नॉट माइनस RT बट्टे NF इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए log बेस EQ, इसके अनुसार जब लिखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 2.303, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा Q। तो ये इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप इस प्रकार लिख सकते हैं E बराबर E नॉट माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2.303 RT, ये 2.303
RT और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा ये NF और यहाँ पर लिखेंगे इंटू log बेस 10Q। तो इस प्रकार यहाँ पर ये नैनसेट समीकरण प्रूफ हो जाती है। अब इस समीकरण को ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये R दिया गया है यानी कि गैस नियतांक, और इस गैस नियतांक यानी कि R का मान होता है 0.0821। ये इस गैस नियतांक यानी कि R का मान होता है। अगर यहाँ पर हम लोग T का स्टैंडर्ड मान प्रयोग करें तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं 298 केल्विन। तो ये T का मान प्रयोग करना है आपको यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है ये फैराडे नियतांक यानी कि F। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 फैराड बराबर होता है 96500 कूलाम प्रति मोल। यहाँ पर ये याद रखिएगा 1 फैराड बराबर होता है 96500 कूलाम प्रति मोल। तो यहाँ पर ये फैराड का मान हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इन सभी के मान यहाँ पर रख दिए जाएं, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये समीकरण इस प्रकार होगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 इंटू यहाँ पर कैपिटल R, इसका मान रखेंगे हम लोग तो कैपिटल R का मान दिया गया 0.0821, ये R का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया T का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 298 और फिर यहाँ पर बट्टे N और इसके बाद F का मान हो जाएगा 96500, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा log बेस 10Q, ये इतना होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस समीकरण को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर E बराबर E0 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर अब इसका मान आएगा 0.0591 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा N। याद रखिएगा आपको इन सभी को गुणा करके इस संख्या से भाग करना है। जब भाग करेंगे तो आपको इतना मान प्राप्त होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10Q। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जो है नैनसेट समीकरण को आप यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है डेनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण। अगर यानी कि इस समीकरण को हम लोग डेनियल सेल के लिए लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर E सेल बराबर यहाँ पर हो जाएगा E0 सेल और माइनस 0.0591 बट्टे N, यहाँ पर लिखते हैं log बेस 10। और यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें कि आयनिक उत्पाद, याद रखिएगा यहाँ पर आयनिक उत्पाद, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा आयनिक अभिकर्मक। इस प्रकार से आप यहाँ पर डेनियल सेल के लिए इस समीकरण को प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा आयनिक उत्पाद या और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर आयनिक अभिकर्मक। तो ध्यान दीजिए, और चाहे तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा E सेल बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे इसे E0 सेल माइनस 0.0591 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा N, इसके बाद log बेस 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेनियल सेल में जो आयनिक उत्पाद होता है वो होता है यहाँ पर Zn2+, और जो आयनिक अभिकर्मक होता है वो होता है Cu2+। तो आप यहाँ पर डेनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण जो है इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। कोलराउस नियम यानी कि कोलराउस का क्या नियम है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक टॉपिक और समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग उस टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर कोलराउस का नियम जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें कोलराउस का नियम समझने के लिए आपको पहले यहाँ पर अनंत मोलर चालकता के बारे में समझना होगा कि यानी कि अनंत मोलर चालकता क्या होती है। अगर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा तो आपको कोलराउस का नियम भी समझ में आ जाएगा। तो आपको जो पहला वीडियो बताया गया था इस चैप्टर का, उसमें बताया गया था मोलर चालकता, याद कीजिएगा, उसमें बताया गया था केवल मोलर चालकता, और आज यहाँ पर टॉपिक है अनंत मोलर चालकता। तो ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था पहले वीडियो में कि जो आयतन होता है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर आयतन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, याद रखिएगा, जब आयतन को बढ़ाते हैं तो उस समय जो सांद्रता होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो कम होती है। तो याद रखिएगा,
जब आयतन बढ़ाते हैं तो उस समय सांद्रता जो है वो कम होती है। इसके अलावा जो आपकी मोलर चालकता थी, जो आपको बताया गया था, तो मोलर चालकता जो है उस समय यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब आयतन हम लोग बढ़ाते हैं तो उस समय सांद्रता जो है वो कम हो जाती है और मोलर चालकता जो है वो बढ़ जाती है। और मोलर चालकता को हम लोग लिखते हैं लैम्डा m से, ये मोलर चालकता होती है। तो यदि यहाँ पर आयतन जो है इसको हम लोग यहाँ पर बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दें, अनंत। याद रखिएगा यहाँ पर जो आयतन बढ़ा रहे थे उसको बढ़ाते बढ़ाते कितना कर देना है आपको यहाँ पर, इनफाइनाइट। तो अगर आयतन बढ़ाकर यहाँ पर इनफाइनाइट कर दिया जाएगा तो उस समय यहाँ पर सांद्रता जो है वो घटकर कितनी हो जाएगी, शून्य। तो याद रखिएगा जब आयतन को बढ़ाकर इनफाइनाइट कर दिया जाएगा तो सांद्रता घटकर क्या हो जाएगी, शून्य। तो इस समय यहाँ पर जो लैम्डा m यानी कि जो मोलर चालकता है वो क्या हो जाएगी, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी। याद रखिएगा जब आयतन को बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है, इनफाइनाइट, तो उस समय सांद्रता जो है वो क्या हो जाती है, जीरो। और वहाँ पर मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m का मान जो होता है वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम हो जाता है। और इस लैम्डा m का जो अधिकतम मान होता है उस अधिकतम मान को हम लोग लिखते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट और इसे बोलते हैं अनंत मोलर चालकता। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया कि आयतन को बढ़ाकर कितना कर देता है, इनफाइनाइट, तो सांद्रता घटकर कितनी हो जाती है, शून्य। तो उस समय लैम्डा m यानी कि जो मोलर चालकता है उसका मान अधिकतम हो जाता है यानी कि मैक्सिमम हो जाता है। तो लैम्डा m का जो अधिकतम मान होता है उसे हम लोग बोलते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट यानी कि अनंत मोलर चालकता। तो यहाँ पर लैम्डा m के अधिकतम मान को बोला गया है लैम्डा m इनफाइनाइट यानी कि मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर मोलर चालकता के मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत मोलर चालकता। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। इससे लैम्डा m इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि अर्थात आप बता सकते हैं इसमें कि यहाँ पर यदि जो आपको भी बताया गया कि v इनफाइनाइट यानी कि जब आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा, तो उस समय सांद्रता जो होगी वो जीरो होगी। तब इस स्थिति में जो है क्या बताया गया आपको कि यहाँ पर जो लैम्डा m है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट के। ये याद रखिएगा जब आयतन बढ़ा के इनफाइनाइट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर c यानी कि सांद्रता का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस समय यानी कि जो मोलर चालकता है उसका अधिकतम मान जो है किसके बराबर हो जाएगा, अनंत मोलर चालकता के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो बताया गया कि v इनफाइनाइट होने पर c जीरो हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको जो इसके पहले वीडियो में सूत्र बताया गया उसमें बताया गया कि सांद्रता यानी कि c बराबर आपको बताया गया है कि मोल बटे आयतन ये होता है, यानी कि c बराबर मोल प्रति आयतन। तो अगर हम लोग यहाँ पर आयतन यानी कि v का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 बटे इनफाइनाइट जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर c का मान कितना हो गया, जीरो। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं कोलराउस का नियम। तो अब ध्यान दीजिए इसमें कोलराउस नियम यानी कि कोलराउस का क्या नियम है। तो इसमें दिया गया है कि कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अधिगमन के अनुसार, ध्यान दीजिए इसका मतलब ये है कि कोलराउस ने ये बताया कि जो आयन होते हैं जब वो गति करते हैं तो वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा जो आयन है जब वो गति करते हैं तो वो स्वतंत्र होते हैं यानी कि उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वहां पर ध्यान दीजिए इन्होंने बताया कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। ध्यान दीजिए इसमें दिया गया कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m इनफाइनाइट जो है उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। तो यहाँ पर ये नियम समझने के लिए ध्यान दीजिए। अब आप इसमें ये बताया गया जो किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता जो है वो उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ले लिया जाए MgCl2, ध्यान दीजिए इसमें, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युत अपघट्य क्या लिया गया है, MgCl2।
तो इसकी जो अनंत मोलर चालकता होगी, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा एम इनफाइनाइट MgCl2 इस प्रकार से। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर आयनों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे आप लिखेंगे यहाँ पर लेमडा एम इनफाइनाइट Mg2+ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस, इसके बाद लेमडा एम इनफाइनाइट Cl- इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युत अपघट्य लिया गया था MgCl2, तो इसका मतलब यहाँ पर MgCl2 की अनंत मोलर चालकता। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर Mg2+ और Cl- यानी कि ये आयन यहाँ पर दिए गए इसके, तो यहाँ पर इस आयन की अनंत मोलर चालकता और प्लस Cl- की अनंत मोलर चालकता, तो इन दोनों का योग जो है उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर है। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता यानी कि MgCl2 की अनंत मोलर चालकता, फिर आगे इसमें बताया गया कि उसके धनायनों तथा ऋणायनों यानी कि Mg2+ और Cl- की अनंत मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, इसके जो धनायन और ऋणायन होते हैं इनकी अनंत मोलर चालकताओं का जो योग होता है वो उस विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर इसे हम लोग यहाँ पर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसे आप इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, यानी अगर किसी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता लिखनी है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे लेमडा एम इनफाइनाइट बराबर यहाँ पर धनायनों की संख्या, इसके अलावा यहाँ पर गुणे में हो जाएगा धनायनों की अनंत मोलर चालकता, इसके बाद फिर प्लस, इसके बाद यहाँ पर ऋणायनों की संख्या और इसके बाद ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता। तो इस प्रकार से आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे लिखा गया था MgCl2 लेमडा एम इनफाइनाइट, इसका मतलब MgCl2 की अनंत मोलर चालकता, तो वही यहाँ पर लिखा गया समीकरण के रूप में लेमडा एम इनफाइनाइट। इसके बाद ये इसका धनायन दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर धनायन में, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बताया गया धनायनों की संख्या, यानी कि इसके आगे गुणे में यहाँ पर कितना मानना है आपको 1, तो यहाँ पर धनायनों की संख्या कितनी है 1, और इसके अलावा ये यहाँ पर धनायनों की अनंत मोलर चालकता, इसके बाद फिर प्लस यहाँ पर ऋणायनों की संख्या यानी कि यहाँ पर दी गई 2, तो ये ऋणायनों की संख्या है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो दिया गया है ये ऋणायन की अनंत मोलर चालकता। तो वही आपको यहाँ पर परिभाषा में बताया गया था कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता जो है वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं का योग होती है। तो यहाँ पर अब आपको यश में याद रखना है, तो वही यहाँ पे दिया गया कि ये क्या है आपका विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, ये यहाँ पर जो दिया गया है ये धनायनों की अनंत मोलर चालकता और ये यहाँ पर ऋणायन की अनंत मोलर चालकता। इसके अलावा जो आपको ये दिया गया है ये यहाँ पर होगी धनायनों की संख्या, याद रखिएगा ये दी गई है आपको यहाँ पर धनायनों की संख्या, और इसके अलावा ये यहाँ पर जो दिया गया है ये होती है यहाँ पर ऋणायनों की संख्या, तो ये हो जाएगी यहाँ पर ऋणायनों की संख्या। अब इसके बाद है इसमें कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो अब ध्यान दीजिए इसका अनुप्रयोग क्या है, इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। यानी कि कोलराउस के नियम के अनुसार जो है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत मोलर चालकता जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकताओं की सहायता से जो है ज्ञात की जा सकती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये ध्यान देना जो दिया गया दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो अब टॉपिक है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इसमें याद रखना है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, याद रखिएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं CH3COOH, तो ये यहाँ पर जो है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। यानी कि अगर इसे हम लोग आयनित करेंगे, जैसे इसके 100 अणु हैं तो 100 में 40 या 50 अणु ही केवल आयनित होंगे, बाकी ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। यानी कि अगर इसके हम लोग यहाँ पर 100 अणु लेंगे तो यहाँ पर 100 के 100 जो है वो पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, उसमें से 40-50 ही आयनित होंगे।
तो आपको ये पहचानना है इसमें कि जो पूर्णतः आयनित नहीं होंगे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसके अलावा प्रबल विद्युत अपघट्य वो इसके विपरीत, प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होते हैं। याद रखिएगा, जैसे आप बता सकते हैं HCl, यानी कि अगर HCl के 100 अणु लिए गए हैं तो ये 100 के 100 जो है पूरे पूरे आयनित हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो पूर्णतः आयनित होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग ये है कि इसमें हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकताओं की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसका हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं, यानी कि जो अभी आपको बताया गया था CH3COOH। तो ये यहाँ पर एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसके अलावा हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं, यानी कि जैसे कि HCl, इसके अलावा CH3COONA एक ये हो जाएगा, और तीसरा लेते हैं NaCl। तो यहाँ पर 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए गए हैं और इन तीनों की अनंत मोलर चालकता मान लीजिए आपको ज्ञात है। और यहाँ पर एक दिया गया आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि CH3COOH, इसकी आपको यहाँ पर अनंत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे ही दिया गया CH3COOH, तो यहाँ पर हम लोग इसकी अनंत मोलर चालकता यानी कि λm इनफाइनाइट ये हो जाएगा यहाँ पर CH3COOH। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग धनायनों और ऋणायनों में तोड़ेंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर λm इनफाइनाइट ये यहाँ पर हो जाएगा CH3COO माइनस, और फिर प्लस λm इनफाइनाइट यहाँ पर ये हो जाएगा इसके बाद H प्लस। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं आप। इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि यहाँ पर दिया गया है λm इनफाइनाइट HCl, इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर λm इनफाइनाइट, यहाँ पर HCl दिया गया है तो इसे आप लिखेंगे H प्लस, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस λm इनफाइनाइट, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर Cl माइनस। इसके बाद आपको अगला दिया गया यहाँ पर, तो इसे हम लोग लिखेंगे λm इनफाइनाइट CH3COONA, और इससे आप यहाँ पर लिखेंगे λm इनफाइनाइट, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3COO माइनस, इसके बाद प्लस λm इनफाइनाइट यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस। इस प्रकार से इसके अलावा तीसरा दिया गया आपको NaCl, तो इससे आप लिखेंगे λm, यहाँ पर हो जाएगा NaCl यानी कि NaCl की अनंत मोलर चालकता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, λm इनफाइनाइट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Na प्लस, और इसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर λm इनफाइनाइट Cl माइनस। इस प्रकार से तो इसमें यहाँ पर जो ये 3 दिए गए हैं ये तीनों प्रबल हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसमें अब ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 प्रबल हैं जिनका मान आपको पता है यहाँ पर, और ये दुर्बल है जिसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब आपको इसमें ये ध्यान देना है कि हम लोग ये तीनों समीकरण जो यहाँ पर ये दिए गए प्रबल वाले, इन तीनों को मिलाकर जो यहाँ पर ये दिया गया है इसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इन तीनों को मिलाने से क्या यहाँ पर ये बनेगा। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि λm इनफाइनाइट CH3COO माइनस, और यहाँ पर है λm इनफाइनाइट H प्लस। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो दिया गया इसमें आपको दिया गया CH3COO माइनस और H प्लस इसमें दिया गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दें तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है इसमें λm इनफाइनाइट CH3COONA इस प्रकार से, और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस λm इनफाइनाइट आपको यहाँ पर ये HCl इस प्रकार से यहाँ पर ऐड करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका मान आपको यहाँ पर ये दिया गया, तो इसकी जगह पे आप ये लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों मान लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी जगह पे जब मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा λm इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा CH3
COO माइनस, इसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस, इतना होगा। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए HCl दिया गया है। अब इसके ये दोनों मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह पे। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है लेमडा एम इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा H प्लस, और फिर इसके बाद प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ें अधिक दिख रही हैं, एक लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस और दूसरा है लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो तीसरा दिया गया था, यहाँ पर ये दोनों दिए गए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को जोड़कर इसमें से तीसरा यानी कि जो ये दिया गया आपको यहाँ पर लेमडा एम इनफाइनाइट NaCl, इसको यहाँ पर हम लोग माइनस कर दें। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये माइनस किया गया, तो अब हम लोग इसका मान इसमें रखेंगे। तो माइनस इसका मान अब आपको यहाँ पर लिखना है लेमडा एम इनफाइनाइट, यहाँ पर ये हो जाएगा Na प्लस। अब इसके बाद प्लस लगा, लेकिन इस माइनस के कारण ये वाला जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आएगा लेमडा एम इनफाइनाइट, यहाँ पर ये हो जाएगा Cl माइनस। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी ये प्लस और ये माइनस जो है कट जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बचेगा आपका यहाँ पर लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस और प्लस दूसरा यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट H प्लस। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों जो मान आए हैं वो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ये दिया गया है लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस और दूसरा है लेमडा एम इनफाइनाइट H प्लस, इसके बराबर यहाँ पर ये दिया गया है। यानी कि इसकी जगह पर अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH, तो ये प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से हम लोगों ने दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो है अनंत मूलक चालकता ज्ञात कर ली है। तो अब जैसे इस पर न्यूमेरिकल आएगा, तो अगर इनकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, जैसे कि मान लो यहाँ पर HCl दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 300 यानी कि 300, और इसके अलावा यहाँ पर जो ये दिया गया है आपको CH3COO Na, इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 100, और NaCl इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 50। तो अगर इन तीनों के मान आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये दुर्बल का मान ज्ञात करना है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दी गई है 100, तो यहाँ पर आप इसका मान लिखेंगे 100, फिर इसके बाद प्लस HCl, इसका मान आप यहाँ पर लिखेंगे, HCl का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 300, और फिर माइनस इससे आपको कर देना है NaCl माइनस यानी कि 50। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे जोड़ेंगे आप 3 1 4 और 400 से यहाँ पर 50 घटा देंगे, तो इसका मान यहाँ पर आ जाएगा 350। तो इस प्रकार यहाँ पर जो 350 प्राप्त होगा, ये किसका प्राप्त होगा आपको CH3COOH का। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेल के प्रकार यानी कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसके पहले आपको एक पढ़ाया गया था विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें आपको ये बताया गया था कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर जो है विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको बताया गया था विद्युत अपघटनी सेल, इसके अलावा दूसरा बताया गया था गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टी सेल। तो वहां पर जो बताया गया था वो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल थे, और यहाँ पर जो आज हम लोग सेल के प्रकार पढ़ेंगे ये उत्क्रमणीयता के आधार पर है, यानी कि उत्क्रमणीयता के आधार पर भी सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, सेल उत्क्रमणीयता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राथमिक सेल, याद रखिएगा पहला होता है प्राथमिक सेल, इसके अलावा दूसरा होता है द्वितीयक सेल। तो यहाँ पर उत्क्रमणीयता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो अब इनमें ध्यान दीजिए, प्राथमिक सेल क्या होता है, आप इनके बारे में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में केवल एक बार होती है, यानी कि जो प्राथमिक सेल होते हैं इनमें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो है वो केवल एक बार होती है, और ये सेल जो होते हैं वो कुछ समय बाद मृत हो जाते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो है वो केवल एक बार होती है और ये कुछ समय बाद मृत हो जाते हैं। या फिर आप इन्हें बता सकते हैं साधारण भाषा में कि वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिन्हें आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक सेल। याद रखिएगा, वे सेल जिन्हें पुनः यानी कि दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी कि चार्ज नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेलों को बोलते हैं प्राथमिक सेल।
और इसके अलावा द्वितीयक सेल, इनमें जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है वो किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा के स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इन सेलों को जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके आवेशित किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी कि रिचार्ज किया जा सकता है, लेकिन जो प्राथमिक सेल होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो पहला इसमें प्राथमिक सेल, इसमें दिया गया है कि प्राथमिक सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाते हैं, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ऐसे सेल जिन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोबारा उन्हें आवेशित नहीं कर सकते हैं, ऐसे सेलों को बोलते हैं प्राथमिक सेल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उदाहरण लिया गया है शुष्क सेल, इसके अलावा लेक्लांसे सेल या फिर मरकरी सेल। तो ये सेल जो होते हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं, यानी कि इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद द्वितीय सेल, इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी कि रिचार्ज किया जा सकता है। इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को जो है वो एकत्रित किया जा सकता है। अतः इन सेलों को संचयी सेल अथवा संग्रह सेल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वे सेल जिन्हें दोबारा आवेशित किया जा सकता है, यानी कि जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, ऐसे सेलों को बोलते हैं द्वितीयक सेल, जैसे कि सीसा संचायक सेल, इसके अलावा निकेल कैडमियम सेल। तो यहाँ पर सीसा संचायक सेल और निकेल कैडमियम सेल जो होते हैं ये द्वितीयक सेल होते हैं, इन्हें आप रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा आवेशित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसमें कि वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है वो होते हैं प्राथमिक सेल, जैसे कि शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल। इसके अलावा वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, यानी कि रिचार्ज किया जा सकता है, ऐसे सेलों को बोलते हैं द्वितीयक सेल, जैसे कि सीसा संचायक सेल, इसके अलावा निकेल कैडमियम सेल। इसके बाद अगला टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के जो है दो नियम हैं, यानी कि फैराडे ने दो नियम प्रदर्शित किए हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला दिया गया प्रथम नियम। तो इसमें दिया गया कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस नियम को आप दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं और वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो है मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है उसे हम लोग लिखते हैं W से। याद रखिएगा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W, और ये जो है समानुपाती होती है विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा, या फिर आप बता सकते हैं वहाँ पर प्रवाहित आवेश। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है वो विलयन में प्रवाहित धारा या फिर आवेश के समानुपाती होती है, यानी कि आवेश की मात्रा पर जो है निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा या फिर आवेश के जो है क्या होती है, समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा या फिर आवेश के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है जिसे लिखते हैं Z से। तो ये हो जाएगा W बराबर Z इंटू Q। तो यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये Z होता है इसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। याद रखिएगा, Z यहाँ पर है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और ये यहाँ पर आवेश, तो यहाँ पर ये इसके समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक Z लग जाता है जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इसके अनुसार भी आप फैराडे का प्रथम नियम बता सकते हैं, यानी कि जो अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। जो पदार्थ की मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के
अनुपात में होती है। तो चाहे तो इस प्रकार लिख दीजिए, या फिर जो आपको यहाँ पर सूत्र के अनुसार बताया गया है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या फिर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको अभी बताया गया तो यहाँ पर आपको ये सूत्र याद रखना है। इसी सूत्र के अनुसार आपको लिख देना है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित धारा या फिर आवेश के समानुपाती होती है। बाकी आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको आवेश दिया गया है यानी कि Q, यहाँ पर Q बराबर होता है IT, यानी कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, ये आवेश का सूत्र हो जाएगा। तो अगर Q की जगह पे हम लोग ये मान रख दें तो यहाँ पर ये आ जाएगा फिर W बराबर ZIT। तो यहाँ पर ये सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो Z दिया गया है यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसकी परिभाषा लिखने के लिए आती है। तो यहाँ पर अगर आपको Z यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखनी है तो यहाँ पर जो इसके साथ अन्य गुणांक दिए गए हैं इनको आपको 1 मानना होगा। यानी कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि यदि T जो दिया गया है यहाँ पर मान लीजिए आप 1 सेकंड है, T कितना हो गया 1 सेकंड। इसके अलावा जो विद्युत धारा है वो यहाँ पर मान लीजिए आप 1 एम्पियर है। तो जहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा देनी है, इसलिए इसके साथ के जो गुणांक हैं उसको आपको 1 मान लेना है। यहाँ पर तो I का मान 1 एम्पियर मान लिया गया है और T का मान 1 सेकंड मान लिया गया है। तो जब इन दोनों के मान 1 मान लिए गए तो उस समय जो W होगा उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। यानी कि मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो गई है। लेकिन ये किस कंडीशन में हुई, जिस समय यहाँ पर टाइम जो था वो 1 सेकंड और धारा 1 एम्पियर। तो इसके अनुसार अगर आप परिभाषा बनाते हैं तो आप बता सकते हैं इसमें कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो उस पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज के अनुसार लिखना है। यहाँ पर याद रखिएगा बस इतना कि यहाँ पर पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बराबर है, लेकिन कंडीशन धारा 1 एम्पियर और समय 1 सेकंड है। तो वही आपको बताया गया है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर धारा जो है 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर वहाँ पर जो है पदार्थ की मात्रा यानी कि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है उसे हम लोग बोलते हैं उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इस प्रकार जो है आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद द्वितीय नियम यानी कि फैराडे का द्वितीय नियम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस नियम के अनुसार बताया गया है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया जा रहा है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा यानी कि विद्युत धारा जो है वो समान हो लेकिन विद्युत अपघट्य जो है वो विभिन्न यानी कि अलग अलग। तो जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं जो है वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे आप पहले समझ लीजिए तो आपको यहाँ पर ये नियम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया था कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार के विद्युत अपघटनी विलयन लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 प्रकार के जो है विद्युत अपघटनी विलयन लिए गए हैं। ये आपका प्रथम विद्युत अपघट्य और इसके अलावा ये यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विद्युत अपघट्य। तो आपको बताया गया था कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में जो है समान मात्रा की विद्युत धारा यानी कि जो धारा इसमें प्रवाहित की जाए यानी कि I, वही धारा अगर इस विद्युत अपघट्य में भी प्रवाहित की जाती है। तो अगर विद्युत धारा की समान मात्रा जो है वो अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं यानी कि जैसे इस पदार्थ की मात्रा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर W1 और यहाँ पर इस पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं W2। तो यहाँ पर जो
पदार्थों की मात्राएं हैं वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं, ये आपको बताया गया। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी W बराबर आपको बताया गया था ZIT, तो यहाँ पर ये पहला विद्युत अपघट्य, इसका यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1। इसके अलावा धारा आपको पहले ही बताई गई समान, तो यहाँ पर ये I रखना है, बाकी समान समय तक प्रवाहित करना है। तो इसी तरह जो दूसरा पदार्थ है इसका भी विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z2, बाकी धारा समान है इसलिए IT। तो अगर यहाँ पर हम लोग प्रथम विद्युत अपघटनीय विलयन जो है इसको द्वितीय विद्युत अपघटनीय विलयन के यहाँ पर जो मात्रा है उससे भाग करें तो ये हो जाएगा W1 बट्टे W2 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए Z1 IT और बट्टे में दूसरा आएगा Z2 IT। तो यहाँ पर जो है IT से आपका यहाँ पर IT कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब इससे आप लिखेंगे W1 बट्टे W2 बराबर Z1 बट्टे Z2, इस प्रकार होगा। यानी कि इससे आप लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू Z। यही आपको नियम में बताया गया था कि जब समान विद्युत धारा, यानी कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा जो है वो विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थों की मात्राएं, यानी कि W1 W2 या फिर बोल सकते हैं पदार्थों की मात्रा, उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। यही आपको नियम में अभी बताया गया है। तो आपको ये नियम इससे समझ लेना है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा जो है वो विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थों की मात्राएं हैं वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। यानी कि जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान अधिक होगा तो उस समय वहां पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा जो है वो अधिक होगी, यानी कि वो इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर है, यानी कि इसके समानुपाती है। जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान बढ़ेगा तो उस समय वहां पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि अधिक हो जाएगी। या फिर इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर W1 बट्टे W2 बराबर, अभी आपको यहाँ पर बताया गया था विद्युत रासायनिक तुल्यांक या फिर तुल्यांकी भारों, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं E1 बट्टे E2। तो इस प्रकार से भी इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आपको बताया गया यहाँ पर कि मुक्त होने वाले जो पदार्थों की मात्राएं हैं वो उनके तुल्यांकी भारों यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमानों या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से भी इसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिखा गया था W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2 और यहाँ पर है W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। तो यहाँ पर दोनों का LHS बराबर है तो इसलिए ये वाला पक्ष भी आप बराबर लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Z1 बटे Z2 बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा E1 बटे E2। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि इसे लिखना चाहे तो E प्रोपोर्शनल टू Z, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसके अलावा E जो है वो तुल्यांकी भार है। तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से भी आप फैराडे का नियम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उसके तुल्यांकी भार E के समानुपाती होता है। और आपको ज्ञात होगा कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहां पर एक नियतांक लगता है, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं E बराबर FZ। तो यहाँ पर जो F लिखा गया है ये फैराडे नियतांक है और यहाँ पर फैराडे नियतांक जो F होता है इसका मान होता है यहाँ पर 96,500, यानी कि ये F का मान होता है। तो चाहे तो आप इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर यहाँ पर हो जाएगा 96,500 और इंटू में Z। तो इस प्रकार से भी आप ये सूत्र लिख सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ तत्व लेते हैं, जैसे कि इसमें लेते हैं हम लोग सोडियम। तो यहाँ पर ये लिया गया है पहले सोडियम, इसके अलावा यहाँ पर ले लेते हैं गोल्ड यानी कि Au और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं
मैग्नीशियम यानी कि Mg और यहाँ पर कॉपर यानी कि Cu। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 4 तत्व लिए गए हैं। तो अगर हम लोग इनके यहाँ पर अपचयन विभव लिखें यानी कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो ध्यान दीजिए जो सोडियम होता है इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है -2.71 वोल्ट। इस प्रकार से होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर इतना होता है। इसके अलावा जो गोल्ड होता है इसका यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है 1.40 वोल्ट और ये धनात्मक होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है इसका होता है -2.37 वोल्ट। इसी प्रकार से कॉपर का होता है +0.34। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 4 तत्व लिए गए हैं और यहाँ पर इन चारों तत्वों के जो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिए गए। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो श्रेणी बनती है उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसमें यहाँ पर दिया गया -2.71, तो यहाँ पर ये -2.71 है और ये -2.37 है। तो यहाँ पर जो सबसे कम विभव है वो सोडियम का है, यानी कि ये सबसे कम है यहाँ पर सोडियम का। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे जो थोड़ा सा अधिक है वो होगा मैग्नीशियम का, यानी कि -2.37, यानी कि सबसे कम यहाँ पर है सोडियम का। इसके बाद इससे थोड़ा सा अधिक यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम का। इसके बाद ध्यान दीजिए इसके बाद किसका होगा फिर कॉपर का, यानी कि Cu, और फिर इसके बाद किसका आएगा गोल्ड यानी कि Au। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस क्रम में जो है यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ रहा है, यानी कि सबसे अधिक किसका है Au का, फिर उससे कम किसका है कॉपर यानी कि Cu का, फिर उससे कम मैग्नीशियम का और सबसे कम सोडियम का। तो यहाँ पर इस तरफ जाने पर यानी कि इनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ते हैं। तो विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग कुछ धातुओं का क्रम लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर होगा यानी कि सबसे कम होगा लिथियम यानी कि Li। लिथियम के बाद होता है फिर पोटेशियम, इसका प्रतीक होता है K। फिर इसके बाद सोडियम यानी कि Na। फिर इसके बाद होता है मैग्नीशियम यानी कि Mg। फिर इसके बाद Al यानी कि एल्यूमिनियम। फिर इसके बाद लिखते हैं Zn यानी कि जिंक होता है। फिर इसके बाद Cr यानी कि क्रोमियम। फिर इसके बाद Fe यानी कि आयरन। इसके बाद Co यानी कि कोबाल्ट। इसके बाद Ni यानी कि निकेल। इसके बाद Sn यानी कि स्टेनलेस स्टील। इसके बाद होता है Pb यानी कि लेड। इसके बाद H यानी कि हाइड्रोजन। इसके बाद Cu यानी कि कॉपर। इसके बाद Cu के बाद होता है Hg यानी कि मरकरी। इसके बाद Ag यानी कि सिल्वर। इसके बाद Au यानी कि गोल्ड। तो इस प्रकार यहाँ पर ये एक श्रेणी बनाई गई है। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर जो तत्व दिए गए हैं इनको जो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसी से आपको 4 तत्व अभी आपको बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था सोडियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा कॉपर और फिर गोल्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सोडियम पहले है यानी कि इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। फिर इससे अधिक किसका होता है मैग्नीशियम का। फिर इससे अधिक कॉपर का। फिर इससे अधिक गोल्ड का। तो इस प्रकार जो ये श्रेणी प्राप्त होती है इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसमें आप याद रखिएगा यहाँ पर कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अब इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग यानी कि इस श्रेणी के
क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला दिया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे का मतलब यहाँ पर पहले से है, ऊपर का मतलब पहले से, जो यहाँ पर तत्व तो पहले लिया गया है यानी कि Li, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर है। इसके बाद कौन सा है, K यानी कि पोटेशियम, तो ये इसके नीचे है। K के बाद कौन सा है, सोडियम, तो सोडियम यानी कि ये पोटेशियम के नीचे है। तो ऊपर का मतलब यहाँ पर जो तत्व तो सबसे पहले लिया गया है, और नीचे का मतलब यहाँ पर उसके बाद वाला तत्व। जैसे यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम, तो लिथियम जो है वो पोटेशियम के ऊपर है इसका मतलब, और पोटेशियम जो है वो लिथियम के नीचे है। तो ऊपर का मतलब यहाँ पर पहले वाला तत्व, और नीचे का मतलब यहाँ पर उसके बाद आने वाला तत्व, वो नीचे का तत्व होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इस प्रकार जाते हैं, तो धातुओं की रासायनिक सक्रियता घटती है, और इसके अलावा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता और इसके अलावा धन विद्युतीय लक्षण जो है वो घटते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट दिया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, जो उच्च विद्युत धनात्मक तत्व हैं वो निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो ये दिया गया है उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर या फिर कह सकते हैं कि पहले स्थित तत्व, और निम्न विद्युत धनात्मक तत्व का मतलब नीचे या फिर बाद में स्थित तत्व। तो जो ऊपर स्थित तत्व होते हैं वो नीचे स्थित तत्वों को जो है उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिंक यानी कि Zn, और इसके अलावा दूसरा लेते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन। तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को जो है वो विस्थापित कर देगा। क्यों विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है और कॉपर जो है इससे नीचे स्थित है। तो वही इसमें बताया गया है कि जो ऊपर यानी कि जो पहले स्थित तत्व हैं वो जो है नीचे स्थित तत्वों को उनके लवणों का जो विलयन होता है उससे उसे विस्थापित कर देते हैं, यानी कि उसे अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक होगा वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि जिंक जो है यहाँ पर उच्च विद्युत धनात्मक तत्व है, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है। इसके अलावा जो कॉपर होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक से नीचे स्थित है, यानी कि यहाँ पर ये निम्न विद्युत धनात्मक तत्व है। इसलिए जो ऊपर स्थित तत्व होता है वो नीचे स्थित तत्व को उसके लवण का जो विलयन होता है उससे विस्थापित कर देता है। इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उससे कॉपर को जिंक जो है वो विस्थापित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। इसके बाद तीसरा दिया गया कि जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान जो है वो हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्ल के विलयन से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी कि हाइड्रोजन को अम्ल के विलयन से अलग कर देती हैं। इसके बाद अगला दिया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं। क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व रखे गए हैं उनको वहां पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर वहां पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है, लेकिन उनकी जो अपचायक क्षमता होती है वो घटती जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि पहले से बाद में जाने पर कह सकते हैं, या फिर आप ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की जो अपचायक क्षमता है वो घटती जाती है। तो वही इसमें बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। और क्यों घटती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला दिया गया है कि इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का
हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी दी गई है इसमें आयरन से नीचे स्थित, आयरन से जो भी तत्व नीचे स्थित हैं वो धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा जो है अपचयन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए श्रेणी में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये हाइड्रोजन दिया गया तो हाइड्रोजन से नीचे यहाँ पर कौन कौन सा दिया गया आपको, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इसके अलावा Au यानी कि गोल्ड। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी उपस्थित होते हैं यहाँ पर उनका जो है मान क्या होता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, और जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वो अपचयित नहीं होते हैं। तो वही इसमें बताया गया था कि इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का जो है वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दिया गया कि जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक यानी कि धनात्मक होते हैं वे प्रबल आक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक यानी कि ऋणात्मक होता है वे प्रबल अपचायक होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें यह बताया गया कि जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक यानी कि धनात्मक होते हैं, तो मानक अपचयन विभव का मान अगर धनात्मक है तो वे प्रबल आक्सीकारक होते हैं। याद रखिएगा धनात्मक होने पर वे प्रबल आक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक यानी कि ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक होने पर वे प्रबल अपचायक होते हैं। तो अगर अधिक धनात्मक है तो प्रबल आक्सीकारक होते हैं, और अगर अधिक ऋणात्मक है तो वो प्रबल अपचायक होते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया कि इस श्रेणी में Hg यानी कि मरकरी तथा इससे नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं। यानी कि जो मरकरी है उससे नीचे जितनी भी धातुएं हैं उनको गर्म करने पर वो स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं। तो वही लिखा गया कि इस श्रेणी में मरकरी तथा इससे नीचे की धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो गर्म करने पर स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनको गर्म करने पर पुनः जो है धातु में अपघटित हो जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि दिया गया कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है वह है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको 4 धातुओं के नाम दिए गए और इसमें से ये पूछा गया है कि इन धातुओं में से कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो इन चारों धातुओं में से आपको एक धातु का नाम बताना है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं करती है। तो अब इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 धातुएं कौन कौन सी हैं। एक है जिंक, इसके अलावा कॉपर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के बाद Cu यानी कि, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो Cu से ऊपर है, यानी कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे होगा। इसके अलावा इसमें जितने भी धातुएं हैं यानी कि जिंक, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है मैग्नीशियम और इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम और जिंक, ये सब जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम, इसके अलावा जिंक, ये सभी जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। लेकिन जो कॉपर है यानी कि Cu, ये हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर Mg, Al और Zn ये जो है हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक है, लेकिन जो Cu है ये हाइड्रोजन से कम प्रबल अपचायक है। इसलिए यहाँ पर Cu जो होगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन Mg, Al और Zn जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखना है आपको Cu एक दुर्बल अपचायक है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आपको याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए ये हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है, इसलिए ये यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगी। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं करती है वो कौन सी होगी, कॉपर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन लिया गया कि प्रबलतम अपचायक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Li यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा यहाँ पर ये CS लिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रबलतम अपचायक कौन है। तो
तो आपको बताया गया था अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता घटती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता जो है वो घटती है यहाँ पर। और घटती क्यों है? क्योंकि बताया गया था कि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं। इसके अलावा जो अपचायक क्षमता होती है वो घटती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर आपको कौन सा बताया गया था? लिथियम यानी कि Li। इसलिए इसका मानक अपचयन विभव, और इसका मानक अपचयन विभव होता है -3.04 वोल्ट। तो लिथियम का ये मानक अपचयन विभव होगा। तो यहाँ पर ये सबसे कम होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो ये सबसे ऊपर रखा गया है, इसलिए इसका मानक अपचयन विभव कम होगा यहाँ पर। तो इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि जब मानक अपचयन विभव कम होगा तो इसका मतलब सबसे अधिक प्रबलतम अपचायक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? लिथियम, क्योंकि ये धातु जो है प्रबलतम अपचायक हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा? लिथियम। क्यों होगा? याद रखना आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता घटती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान जो है वो बढ़ते जाते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में Li का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है, और इसका मानक अपचयन विभव -3.04 वोल्ट है। इससे हम लोगों को ये ज्ञात हो जाता है कि लिथियम जो है वो प्रबलतम अपचायक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।